चलिए आज एक छोटा सा टॉपिक समझते हैं। अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए आपकी लग्न कुंडली में राहु किस भाव में बैठे हुए हैं। इस टाइप की आपकी लग्न कुंडली बनकर आएगी और 12 भाव होंगे, किसी न किसी भाव में राहु बैठे होंगे। आपको ये देखना है राहु किस भाव में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जन्म कुंडली में वो कौन सा भाव है जिस भाव से राहु 11वें हैं, तो आप कैसे बताएंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि वो कौन सा भाव है जिस भाव से राहु 11वें हैं, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, आपकी कुंडली में के जिस भाव में राहु हों उस भाव से 3 घर आगे चले जाइए। जिस भी भाव में राहु बैठे हों उससे 3 घर आगे चले जाइए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं किसी इंसान की कुंडली के लग्न में राहु है, तो इस लग्न के राहु से 3 घर आगे चले जाएं, 1 2 3, तो हमें तीसरा भाव मिलेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि इस जन्म कुंडली में ये तीसरा, ये वो भाव है जिस भाव से 11वें राहु है। कैसे? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मान लीजिए किसी इंसान की कुंडली के 5वें राहु बैठा है, पंचम भाव में। अब मैं कहूं कि इस कुंडली का वो कौन सा भाव है जिससे राहु 11वें है, तो हम इस भाव से 3 घर आगे चले जाएंगे, 1 2 3, हमें मिलेगा 7वां भाव। तो हम कहेंगे हमारी कुंडली का 7वां भाव वो भाव है जिससे राहु 11वें है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक बात कही थी कि कोई भी इंसान आपके सामने आके कोई वीडियो बनाने लगे, चंद्रमा से 5 घर आगे, राहु से 3 घर आगे, शनि से 5 घर आगे, तो तुरंत उसका भरोसा मत कीजिए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। वैसे भी देखिए, मुझे एस्ट्रोलॉजी में कोई खास नॉलेज नहीं है, लेकिन जिन लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज है, अगर वो भी आपसे ये बात कहें तो तुरंत मत मानिए, बल्कि उससे ये कहिए कि तुम कह रहे हो कि अपनी जन्म कुंडली में राहु से 3 घर आगे जाओ, वो कौन सा भाव है जिससे राहु 11वें है, हम क्यों माने? या तो तुम लॉजिकली प्रूफ करो और हमको ये समझाओ कि जो तुम फॉर्मूले बता रहे हो या जो चीज़ तुम समझा रहे हो वो लॉजिकली फिट है, तभी हम इसको मानेंगे। ऐसा तो होगा नहीं तुम कहोगे और मैं मान लूंगा। तो जब आप ये बात मुझसे कहेंगे तो मेरा जवाब आपको ये होगा, कभी कभी आपने देखा होगा कोई इंसान किसी ज्योतिषी के पास जाता है, अपनी कुंडली दिखाता है और कहता है सर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत रहती है, पैसों की दिक्कत मुझे हमेशा होती है। ज्योतिषी उसकी कुंडली खोलता है और कहता है कि हाँ, तुमको शनि की महादशा 3 सालों से चल रही है, पिछले 3 साल से तुम शनि की महादशा में हो, इसलिए तुमको पैसे की प्रॉब्लम रहती है। वो कहता है नहीं सर, 3 साल से नहीं, बल्कि इसके पहले से भी हमेशा से मुझे पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम रही है। मैं चाहे जितना एफर्ट डालूं, जितना ही संघर्ष करूं, लेकिन पैसा नहीं आता। जो थोड़ा बहुत आता है वो मैं सेव कर लेता हूं, लेकिन पैसा आता नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म है कि हमारी जन्म कुंडली हमें 2 तरह से प्रभावित करती है। एक, जो महादशा हमें चल रही होती है, इस दुनिया में जितने लोग हैं, आप, मैं, आपके परिवार वाले, मेरे परिवार वाले, हर इंसान को वर्तमान समय में कोई ना कोई महादशा चल रही होती है। ये बात अलग है कि आपको हो सकता है शनि की महादशा चल रही हो, मुझे गुरु की चल रही हो, किसी तीसरे को बुध की चल रही हो, लेकिन हर इंसान को कोई ना कोई ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चल रही होगी। अब वो ग्रह जिसकी आपको महादशा चल रही है, ये बात में कोई दो राय नहीं है कि उस ग्रह के सबसे ज्यादा कंट्रोल में हैं आप, वो ग्रह सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो क्या बाकी कुंडली बेकार हो गई? नहीं। हमारी जन्म कुंडली 2 तरह से हमें प्रभावित करती है। एक, जो ग्रह दशा, जो महादशा हमें चल रही है, वो ग्रह हमें सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। नंबर 2, जिन ग्रह नक्षत्रों में हमने जन्म लिया है, वो ग्रह नक्षत्र हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक वो हमको प्रभावित करते रहेंगे। अगर किसी इंसान की कुंडली में चंद्रमा बुरी तरह पीड़ित हो जाए, बुरी तरह, तो पूरे जीवन उसको एक चीज देखने के लिए मिलेगी और वो होगा मानसिक रूप से अशांति, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिसीजन न ले पाना, दूसरों की बातों में आ जाना, बहुत इमोशनल होना या इमोशनल इम्बैलेंस होना, वगैरह वगैरह। यानी चंद्रमा कहीं पर भी बैठे हों, अगर वो कमजोर हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं तब तक जब तक आप उनके उपाय नहीं कर लेते। ठीक इसी तरह जब भी हम जन्म कुंडली में किसी ग्रहों को देखते हैं तो आप ये बस मत देखा करिए कि वो किस भाव में है। उस भाव से 11वें, 9वें, या वो ग्रह जिस भाव से 11वें और 9वें होते हैं वो हमेशा आपको प्रभावित करते हैं। गौर करिएगा, जब भी आप किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाते हैं तो वो जिस ग्रह को उसे फोकस करना होता है, या आपको जिस ग्रह की महादशा चल रही है, वो आपसे बिना बताए हमेशा उस भाव से या उस ग्रह से 11वें घर को देख लेता है, 9वें घर को देख लेता है। वो ग्रह जिस भाव में बैठा है, उस भाव, वो भाव किस भाव से 9वें हैं, किस भाव से 11वें हैं, ये भी देख लेता है। क्योंकि सिंपली हमें ये पता करना है कि हमारी जन्म कुंडली में वो कौन सा भाव है जिससे राहु 11वें हैं, यानी वो कौन सा भाव है जिस भाव से रिलेटेड या तो राहु हमको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है और या तो हमारी गत बना रहा है, यानी हमें बहुत नुकसान दे रहा है। जब भी 11वें भाव की बात आएगी ना, तो हमेशा यहाँ पे वृद्धि शब्द जुड़ जाता है। यही रीजन है कि ये 11वां घर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आपको किसी ग्रह की महादशा चल रही है तो पंडित जी जो होंगे ना, ज्योतिषाचार्य, वो बिना आपको बताए जिस ग्रह की महादशा चल रही है उससे 11 घर गिन लेंगे। वो ये देखेंगे कि आखिर ये जो भाव है, जिस ग्रह की आपको महादशा चल रही है, ये आखिर कहाँ पर बैठा है, कहाँ पर एक्टिव है, और इससे आगे 11वां और 9वां भाव कौन सा है, क्योंकि 11वां घर वृद्धि का है और 9वां भाव आपके भाग्य का है। ठीक इसी तरह मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में राहु बैठा है,
वो राहु आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव से भी 11वें है, उस भाव को या तो आपके लाइफ में बहुत बढ़ा देगा या बहुत न्यूनतम कर देगा, घटा देगा। अब ये बात हो सकता है अभी आपको कंफ्यूजिंग लगे कि ये क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, क्या देखना है, कैसे देखना है। सिंपली इतना करना है कि अपनी जन्म कुंडली में राहु को देखिए। आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी राहु है उससे 3 घर आगे चले जाइए। आपको जो भाव मिला वो भाव आपकी कुंडली का वो भाव है जिससे राहु 11वें है। अब उस भाव से रिलेटेड आपके जीवन में या तो चीजें हमेशा बढ़ती हुई दिखाई देंगी या बिल्कुल नीचे हुई आती हुई दिखाई देंगी। अब ऐसे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको हर एक भाव में राहु के प्रभाव को बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। आप कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएंगे और अपनी चार्ट में लगाना भी सीख जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको इसके उपाय भी बताता चलूंगा कि जब राहु ऐसी स्थिति में हो तो इसके हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। सपोज करिए किसी इंसान की जन्म कुंडली के लग्न में राहु है। अब मैं उससे पूछता हूं तुम्हारी कुंडली का वो कौन सा भाव है जिससे राहु 11वें है, तो वो कहेगा तीसरा भाव। मेरी कुंडली का ये तीसरा भाव है जिससे राहु 11वें है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तीसरा भाव हमेशा इस राहु को एक्टिव रखेगा या ये राहु इस भाव को हमेशा कंट्रोल में रखेगा। मैंने अपनी लाइफ में या कोई भी ज्योतिषी हो, अगर आपने अपनी जन्म कुंडली अपने लाइफ में ऐसे 1000 लोगों से आप मिलेंगे ना जिनके लग्न में राहु होगा, उन 1000 लोगों में से केवल 5 लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे जो बहुत अच्छी स्थिति में होंगे या जिनको ये राहु सूट कर रहा होगा। बाकी लोगों को ये राहु परेशान ही करेगा क्योंकि लग्न राहु के लिए बिल्कुल भी अच्छा भाव नहीं होता। प्रॉपर मंगल का घर है। मंगल जो जिसको हम कहते हैं केतु मंगल की तरह रिजल्ट करता है और राहु शनि की तरह। अब गौर करें तो ना तो राहु मंगल का मित्र है और ना ही शनि। ये भाव जो होता है ना राहु के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है। इसलिए जब भी किसी इंसान की कुंडली के लग्न में राहु होगा, ऐसे इंसान की कुंडली में बहुत सारे ऐसे सूत्र होने चाहिए जिससे ये पता चले कि राहु इसको इफेक्ट कर रहा है, यानी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। लग्न में राहु है, तीसरे भाव को एक्टिव करेगा क्योंकि तीसरे भाव से ये 11वें हैं। आप ऐसे इंसान से कभी भी देखिएगा जिनके भी लग्न में राहु होता है, ऐसे लोग कभी भी आपको इफर्टलेस नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि लग्न में राहु और वो इंसान मेहनती ना हो, जबरदस्त मेहनती होगा, जबरदस्त इफर्ट डालने वाला होगा, डेयरिंग होगा, डोमिनेटिंग होगा, किसी भी चीज़ से जल्दी घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, बल्कि रिस्क लेने में भी वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जब आप उससे ये पूछेंगे कि भैया इतनी रगड़ के मेहनत करते हो, मिलता क्या है, तब वो आपको अपना असली दर्द बताएगा। क्योंकि ये तीसरा भाव पराक्रम का होता है। आपकी लाइफ में अगर राहु लग्न में है या तो पराक्रम को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जब पराक्रम बढ़ेगा तो आपको रिजल्ट उसी अकॉर्डिंग मिलेंगे, और या फिर ये आपको ऐसा बना देगा कि आप लाख हाथ पांव मारें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तीसरा भाव आपके अपने पर्सनल पराक्रम का होता है, जो आप अपने हाथों से पराक्रम करते हैं, अपनी ऊर्जा से पराक्रम करते हैं, इसमें किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। ये आपके पराक्रम को या तो बूस्ट कर देगा अगर अच्छा हुआ, और खराब हुआ तो आपको इफर्टलेस बना देगा। यानी आप कितने ही प्रयास कर लें, आपको लाइफ में वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जिस रिजल्ट की आप उम्मीद करते हैं कि मैं ये मेहनत करूंगा तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। हो सकता है आपसे जो छोटे लोग हैं ना, आप बड़े भले ही आप अपनी उम्र में या आप ओहदे में बहुत बड़े हों, लेकिन आपसे जो नीचे के लोग हैं, मतलब निम्न स्तर के लोग हैं, हो सकता है कि वही आपको पूरी रिस्पेक्ट ना दें और आपको ये महसूस हो कि लायक डिजर्विंग होते हुए भी मैं वो रिस्पेक्ट मुझे नहीं मिल रही जो मुझे मिलनी चाहिए थी। हैंड राइटिंग आपकी ऐसी होगी, या तो बिल्कुल जादुई हैंड राइटिंग होगी, या फिर इतनी खराब होगी कि डॉक्टर फेल। तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन को देखते हैं। आउटर में जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, फिर आप जो भी मेहनत करते हैं उसे हम कहीं ना कहीं तीसरे भाव से देखते हैं। ये सारी चीज़ों को या तो बहुत अच्छा कर देगा, एक ऐसे इंसान से आप बात कर रहे होंगे जो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होगा, लोगों से डील करना आता होगा, लीड करना आता होगा, 10 लोगों की टीम को वो अच्छे से लीड कर लेगा। वो ऐसा इंसान होगा कि घर से बाहर रह के वो बहुत सारी चीज़ें बना लेगा। और अगर यही राहु खराब हुआ तो ये आपकी सारी चीज़ों को खराब कर देगा, यानी आपको एक ऐसा इंसान बना देगा जिस इंसान ने अपनी लाइफ में अलग अलग फील्ड में बहुत एफर्ट डाले, स्ट्रगल किया, लेकिन उसको उसकी लाइफ में कुछ नहीं मिला। जब भी कभी लग्न पंचम या नवम यानी मूल त्रिकोण में राहु हो तो ऐसे राहु को शांत करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और भगवान विष्णु की आराधना के लिए मैंने एक उपाय हमेशा से मैं बताता चला आ रहा हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लग्न में राहु है और तीसरे भाव से रिलेटेड चीजें आपको डाउनग्रेड में मिल रही हैं, यानी निचले स्तर पर मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, तो आपको विष्णु आराधना शुरू कर देनी चाहिए, ताकि लग्न के राहु का जो नेगेटिव रिजल्ट है ये भी कम हो जाए, और थर्ड हाउस जिससे राहु 11वें हैं, इसके आपको जो रिजल्ट मिले वो बढ़ते हुए क्रम में मिले, ना कि घटते हुए क्रम में। तीसरा भाव हमारे भाग्य से ठीक सामने होता है। ये दिखाता है कि तुम पहले काम करो, उसके बाद मैं तुमको भाग्य दे दूंगा, यानी तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा। लग्न में जब राहु होता है तो ये जो हम बोलते हैं ना कि आदमी को कंफ्यूज कर देता है। आदमी कंफ्यूज तभी होता है जब वो लगातार किसी चीज को सोच रहा हो, एफर्ट डाल रहा हो, लेकिन उसको रिजल्ट ना मिले। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान किसी चीज को बस सोचा और कंफ्यूज हो गया, ऐसा नहीं है। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है इसका मतलब है कि उसने कुछ एफर्ट डाले हैं, वो कहीं ना कहीं तक पहुंचा है, उसके बाद वो कंफ्यूज हो रहा है। तो अगर ये तीसरा भाव जिससे राहु 11वें हैं नेगेटिव रिजल्ट देने लगेगा,
तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपके साथ होने लगेगी वो यही होगी कि आप बहुत डिजर्विंग हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उसका रत्ती भर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। कभी कभी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखिएगा जिनके लिए आप खुद ये बात कहते हैं कि यार ये बहुत डिजर्विंग है, ये बहुत टैलेंटेड है, ये यहाँ कर क्या रहा है। ज़्यादातर केसेस में आपको ऐसे लोग देखने के लिए मिलेंगे। अगर किसी इंसान की जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु है और मैं आपसे पूछूं कि आपकी कुंडली का वो कौन सा भाव है जिससे राहु 11वें है, तो कैसे पता करेंगे? यहां से 3 घर आगे बढ़ेंगे, 1 2 3। अब यहां से राहु 11वें है, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब भी सेकंड हाउस में राहु बैठता है तो आपके फाइनेंस को इफेक्ट करने लगता है। अब आपका दिमाग सिर्फ फाइनेंस में गया, आप गौर करिएगा कि चौथा भाव ऑटोमेटिकली या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देगा। यानी अगर नेगेटिव रिजल्ट है तो पैसों की प्रॉब्लम ना तो आएगा, ना टिक पाएगा, ना पैतृक संपत्ति मिलेगी, कोशिश भी करेंगे तो झगड़ा होगा, परिवार में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, परिवार वालों के लिए चाहे आप जान दे दें उनसे आपको वो रिस्पेक्ट या कह लीजिए कि वो चीज़ नहीं मिलेगी, वो अफेक्शन नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। और उसके साथ एक चीज़ फ्री में आएगी, मानसिक अशांति। मानसिक अशांति, घर में ही आपके क्लेश होना या आपके घर में ऐसी चीज़ें होना जिसकी वजह से आप बहुत डिप्रेस्ड फील करें, आप अपनी प्रॉपर्टी ना खरीद पाएं, या आपके पास मौके हैं आपके हाथ से निकल गए और आप अपनी चीज़ों को नहीं बना पा रहे, आपको सुख नहीं मिल रहा, देन समझ लीजिए कि ये चौथा भाव और राहु कहीं ना कहीं दोनों आपकी जन्म कुंडली में डैमेज हैं। चौथा भाव आपके आसपास के मित्रों को दिखाता है। जब कभी आपका जो एक फ्रेंड सर्किल होता है तो वो चौथे भाव से हम देखते हैं। अगर यहाँ पर राहु है और चौथे भाव को वो नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है तो आप देखिएगा आप चाटुकारिता वाले लोगों से घिरे हुए होंगे। आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे और पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपसे अपना फायदा निकलवा लेंगे। जब आपको जरूरत होगी आप कहेंगे भैया मेरी मदद कर दो, कोई दिखाई नहीं देगा। ये सारी चीजें चौथे भाव से दिखाई देता है। कहीं ना कहीं आप देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है आपसे आपके जो मदर के रिलेशन है ना वो न चाहते हुए भी बिगड़ जाते हैं। मतलब आप चाहते नहीं है कि इनसे हमारे रिलेशन बिगड़ें, या लेकिन फिर भी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी या आपके मदर की मेंटलिटी या कुछ चीज़ें जो आपको लगता है होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। चौथे भाव से आप सिर्फ प्रॉपर्टी को नहीं देखते बल्कि मानसिक शांति, जिसको कहते हैं मानसिक सुख होना, खुश होना, वो भी दिखाया जाता है। अगर ये राहु यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये आपको पैतृक संपत्ति दे देगा, बिना किसी झगड़े के प्रॉपर्टी दे देगा, आपके पास पैसा आएगा, आपको कभी कभी खुद नहीं पता चलेगा पैसा कहाँ से आ रहा है, और सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी आपके सुख में। लग्जरी घर है, बड़ी गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। अगर ये चीजें हैं तो समझ जाइए कि आपके लग्न में कहीं ना कहीं राहु कारक हैं, और दूसरी चीज चौथा भाव भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण का भाव होता है। अपनी जन्म कुंडली में तुरंत बुध को और शुक्र को देखिए, वो चाहे आपके लग्न में कारक हो या ना हो, उनकी स्थिति को देखिए। अगर वो अच्छे हैं तो ठीक, नहीं अच्छे हैं या अच्छे हैं भी तो आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बुध और शुक्र का जब भी योग बनता है तो लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। और सेकंड हाउस यानी जो अर्थ त्रिकोण होता है इसको कहीं ना कहीं शनि रूल करते हैं। बुध शुक्र और शनि इनके नेचुरल अच्छे होने के उपाय करना शुरू कर दीजिए। मैं मंत्र जपने के लिए नहीं कह रहा हूं, जैसे आप अधिपति देवताओं की पूजा कर सकते हैं, देवी शक्ति की आराधना कर सकते हैं, किसी मंदिर की सफाई कर सकते हैं, या अपने मदर को कहीं तीर्थ स्थान वगैरह में लेके जा सकते हैं। ऐसी चीजें अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको दोनों के बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आपको ये बात पता हो या ना पता हो, लेकिन ये सेकंड हाउस का जो राहु है ना, ये सेकंड हाउस 8th हाउस के साथ साथ, सेकंड हाउस 6th हाउस 8th हाउस 10th हाउस के साथ साथ ये चौथा भाव जिससे ये 11वें बैठा है, इसकी या तो जबरदस्त वृद्धि कर देगा या आपको जबरदस्त तरीके से नीचे ले आएगा, क्योंकि ये हमेशा ही आपको एक्टिव कर रहा होगा। जिनकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु हो और मैं पूछूं कि आपकी जन्म कुंडली में वो कौन सा भाव है जिससे राहु 11वें है, तो कैसे पता करेंगे? इस भाव से 3 घर आगे चले जाएंगे, 1 2 3। अब ये वो भाव है जिससे राहु 11वें हैं। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब कभी तीसरे भाव में राहु होता है तो आप देखेंगे कि कई बार पंडित जी जो होते हैं कुंडली देखकर तीसरे भाव में राहु को देखकर कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत मेहनती बच्चा है, इसको मिट्टी में भी हाथ लगाएगा तो सोना हो जाएगा, जिस जगह पर रहेगा राजा जैसा जीवन व्यतीत करेगा, मेहनत को ही सर्वे सर्वा मानेगा। मैं कहता हूं कि ये बात सच है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत भाग्य से बड़ा, भाग्य मेहनत से बड़ा नहीं होता। लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि आप मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट ना मिल रहा हो तो अब आप इसको क्या कहेंगे? आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु है और ये 5वें घर से वो राहु आपके 11वें हैं। आप गौर करिएगा कि आप 5वां भाव किन चीज़ों का होता है? आपके अपने पर्सनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस से होने वाले लाभ का होता है। यानी आप इंटेलिजेंट हैं, निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही, पहली चीज़। दूसरा, 5th हाउस, जब अब राजनीति को देखने की बात आएगी तो हमेशा देखिएगा 10th हाउस के साथ साथ 5th हाउस को देखते हैं। हमारा इंपैक्ट दूसरों के ऊपर कैसा है, हमारे आसपास के सोसाइटी के लोगों के ऊपर हमारा प्रभुत्व या हमारा इंपैक्ट कैसा है, 5th हाउस से देखते हैं। अपग्रेड में लेकर आ जाएगा तो तीसरे भाव का राहु मेहनती बना देगा, इंसान को बहुत एफर्ट डालने वाला बना देगा, मल्टी टैलेंटेड बना देगा, एक साथ कई चीज़ों की जानकारी लेने वाला बना देगा। एट अ टाइम ये दोनों खराब हो जाएं तो देखिएगा सब चीज़ों के साथ नेगेटिव जुड़ जाएगा।
मल्टी टैलेंटेड है लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पा रहा, इंटेलिजेंट है लेकिन उस इंटेलिजेंस का उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा, जहाँ पर वो खड़ा था वहीं खड़ा है, उसको लगातार इतना लॉस हो रहा है कि हर बार वो एफर्ट डालता है, उसके आइडिया बहुत अच्छे होते हैं, वो चीज़ों को कर सकता है, ये बात वो जानता है, फिर भी वो सफल नहीं हो पा रहा। इसका मतलब है कि तीसरा और पांचवा दोनों ही डाउनग्रेड में जा रहे हैं। अगर आपकी संतान है, उनको कोई परेशानी हो रही है या उनसे आपको परेशानी हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने संतान या आपके जो बच्चे हैं घर में, उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, या वो लगातार अपनी लाइफ में सिर्फ एफर्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, राहु यहाँ पर बैठा है, समझ जाइए फिफ्थ हाउस से भी आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। फिफ्थ हाउस जो होता है ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों को भी दिखाता है। दोनों अगर डाउनग्रेड में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप बात मान के चलिए कि आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध भी अभी आपके जुड़े हुए हैं, जो कट नहीं रहे हैं। ये जो पांचवा घर होता है, आप गौर करिएगा, 11th हाउस के ठीक सामने होता है। ये दिखाता है कि आपकी जन्म कुंडली का पांचवा भाव आपका ज्ञान है, और ज्ञान के बाद ठीक सामने आपकी सफलता है या वृद्धि है। जितना ज्ञान उतनी वृद्धि, और यहाँ पर ज्ञान भी है, एफर्ट भी है, यानी मेहनती भी है, लेकिन रिजल्ट नहीं है। अब ये जो तीसरा भाव होता है ये काम त्रिकोण का भाव होता है। काम त्रिकोण का भाव जब भी राहु आपके काम त्रिकोण यानी तीसरे में, सातवें में या 11वें में होगा, हमेशा आप गौर करिए कि आपको भगवान शिव की आराधना हमेशा सूट करेगी। यानी आप भगवान शिव को अपना आराध्य देवता मान लीजिए, अपने इष्ट देवता मान लीजिए और जमकर उनकी पूजा करिए। ऐसी स्थिति में भगवान शिव का रुद्राभिषेक बहुत अच्छे रिजल्ट लाता है। ये पर्सनली मैंने देखा है और लोगों से करवाया है, उनके बड़े अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले हैं। तो तीसरे भाव से, ये पांचवें भाव से 11वें हैं राहु, यानी ये पांचवा भाव जो है, इस भाव से 11वां घर अगर गिने तो मिलता है तीसरे भाव का राहु। अपने एफर्ट को, अपनी इंटेलिजेंस को आपको रिजल्ट मिल रहा है? अगर हाँ, दोनों ही कहीं ना कहीं ठीक हैं। अगर नहीं तो दोनों ही कहीं ना कहीं बिगड़े हुए हैं। आप दोनों को चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज और गौर करिएगा, तीसरे भाव में राहु कारक होता है। जनरली राहु को तीसरे, छठे, 10वें भाव में कारक कहा जाता है, लेकिन फिर भी कई बार देखने के लिए मिलता है कि तीसरे भाव में राहु है और इंसान आपको ये कहता हुआ दिखाई देगा कि सर मेहनत खूब कर रहा हूं, हर जगह जहां मुझे समझ में आता है दिमाग लगाकर अपने एफर्ट डाल रहा हूं, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। चौथे भाव में अगर आपके राहु है और मैं आपसे पूछूं कि आपकी कुंडली का वो कौन सा भाव है जिससे राहु 11वें हैं, तो कैसे पता चलेगा? 1, 2, 3, यानी छठा वो भाव है जिससे राहु 11वें हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चौथे भाव में राहु को कोई बहुत अच्छा नहीं बताया गया। और अगर ईश्वर न करे ये राहु, ये जो 11th हाउस, जिस भाव से ये 11th में है, ये भाव से भी नेगेटिव चला जाए, यानी राहु आपका नेगेटिव हो जाए, तब तो फिर कहिए ही नहीं, आपको दुश्मन ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यही मिल जाएंगे सब। जिनके भी चौथे भाव में राहु हो, कभी उनसे ये पूछिएगा कि सर आपको दुश्मन, मतलब आपकी लड़ाई बाहर होती है या खुद से होती है या खुद के लोगों में होती है? हमेशा ऐसा इंसान आपको बाहर के लोगों में, बाहर के लोगों की कभी हिम्मत नहीं होगी ऐसे इंसान से कुछ बोलने की। ये हारेगा तो सिर्फ अपनों से हारेगा, और अपनों से मेरा मतलब यहाँ पर सिर्फ परिवार वालों से नहीं है, मेरा मतलब उन लोगों से है जिनको आप सच में अपना मानते हैं। और फिर जब आपको पता चलता है कि वही लोग आपके अगेंस्ट हो गए हैं, उनसे लड़ना सबसे मुश्किल होता है, और ऐसे इंसान को उन्हीं लोगों से लड़ना पड़ता है। इसकी अपनी मानसिक शांति तो होती ही नहीं है, और दूसरा जो बचा कुचा होता है वो ये अपने ही लोगों को स्टेबल करने में गंवा देता है। ऐसा नहीं है कि चौथे भाव का राहु अगर अच्छे रिजल्ट देने में आ जाए तो ये आपको कुछ दे नहीं सकता। मटेरियलिस्टिक सारी चीजें दे देगा, मानसिक शांति नहीं देगा, लेकिन मटेरियलिस्टिक सारी चीजें दे देगा। घर, बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें दे देगा। छीनने में आएगा तो हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा रेंट के रूम में गुजारना पड़े। अब वहीं पर ये छठा भाव जिससे ये 11वें हैं, इसको अगर बढ़ाने लगेगा तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, 2-3 चीजें आपकी लाइफ में बढ़ेंगी। एक, आपसे उलझने वाले लोग, आपसे जलने वाले लोग आपको मिलते रहेंगे। अपनों से आपको विरोध झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कई बार हेल्थ इश्यूज सामना करना पड़े। यह भी हो सकता है कि अपनी लाइफ में कई बार आप कर्ज में फंस जाएं, लोगों से पैसा ले लें और फिर इसके बाद उसको वापस देने में आपको प्रॉब्लम हो। जब भी कभी कोई कंपटीशन होती है, कोई प्रतियोगिता होती है, आप लाइक गवर्नमेंट सेक्टर में आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप गौर करेंगे कि दूसरों के लिए वो कंपटीशन जो है शायद उतना टफ नहीं है जितना आपके लिए है। लाइफ के छोटे छोटे भी जो कंपटीशन होते हैं ना, वो आपके लिए एक पहाड़ जैसा बना देगा ये राहु। ये 11वां घर, ये भाव जिससे राहु 11वें हैं, या तो ये इसको जबरदस्त तरीके से बढ़ा देगा और या ये आपके लिए इतनी ही परेशानियां खड़ी कर देगा। चौथा भाव मोक्ष त्रिकोण का भाव होता है। राहु जब भी इस भाव में हो, यानी चौथे में हो, 8वें में हो या 12वें में हो, तो आपको सात्विक साधना जरूर करनी चाहिए। सात्विक साधना का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके आराध्य भगवान हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी की आराधना करना चाहते हैं, सात्विक ढंग से हनुमान जी के अनुष्ठान लेकर उनकी पूजा करिए। कई लोग अनुष्ठान करते हैं 7 दिनों का, 11 दिनों का, जिसमें वो कई 100 पाठ हनुमान चालीसा के करते हैं, या अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। अनुष्ठान किसी भी टाइप का आप ले सकते हैं, कोई मंत्र जाप का अनुष्ठान आप ले सकते हैं सात्विक तरीके से। वो अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो तुरंत सेंट्रलाइज होने लगेगी। यहाँ का राहु बेअसर हो जाएगा, अपने नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा, और जिस भाव से वो 11वें हैं, वहाँ की पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे।
जिन लोगों की जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु हो और मैं पूछूं कि आपकी जन्म कुंडली में वो कौन सा भाव है जिससे राहु 11वें हैं, गिनिए 1 2 3। सातवां वो भाव है जिससे राहु 11वें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सातवां भाव आपके पार्टनर का होता है, सातवां भाव आपके बिजनेस का होता है, सातवां भाव आपके ऑल ओवर लाइफ के बैलेंस को दिखाता है। पांचवें भाव में राहु बैठेगा, आपको जबरदस्त तरीके का इंटेलिजेंट बना देगा, पॉजिटिव होगा, बिजनेस में आपको बहुत ग्रोथ देगा, लाइफ पार्टनर आपका बहुत सपोर्टिव होगा। हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में आपकी शादी भी हो जाए, विवाह हो जाए। आपके और आपके लाइफ पार्टनर के एक होने पर, यानी आपकी शादी होने के बाद आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है वो अचानक से बूम करे, आगे बढ़े। आपके छोटे छोटे डिसीजन जो आपने अपनी इंटेलिजेंस से लिए हैं, आपको हर अपने लाइफ में हर एक कदम आगे ले जाएं। आपकी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज हों और आपकी जो संतान है यानी आपके जो बच्चे हैं वो आपसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हों। ये हुआ पॉजिटिव राहु का रिजल्ट। एट अ टाइम अगर इस भाव से, क्योंकि राहु 11वें है, नेगेटिव हुआ तो ये दोनों ही रिजल्ट आपको क्या करेंगे, सातवां भाव आपके बैलेंस का होता है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सबसे पहले आप बैलेंस खो देंगे। जैसे ही आप पर्सनल लाइफ को टाइम देंगे, प्रोफेशनल लाइफ बिगड़ना शुरू हो जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा टाइम देंगे, घर में चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। लाइफ पार्टनर से या लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम आपको हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि इतने से इतने वर्षों तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई फिर हुई, नहीं। ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी आपको, भले ही वो छोटे लेवल पे हो, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको हमेशा रहेगी। पार्टनर्शिप में जब आप बिजनेस करेंगे ना, आप देखिएगा कि आपके आसपास के जो पार्टनर हैं वो हमेशा आपको दबाने की कोशिश करेंगे। वो ये चाहेंगे कि आप केवल एक, जैसे कहते हैं ना, स्टेबल स्टैचू, आप केवल इस तरह उनके साथ रहें, यानी हर चीज़ उनके हाथ में हो, ये कमान उनके हाथ में हो और आप केवल एक सहायक के तौर पे, यानी अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए वहाँ पे रहें। कोई ये नहीं चाहेगा कि जैसे किसी बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में उसी स्पीड से आगे बढ़े, ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। साझेदारी के बिजनेस में आपको नुकसान होगा और अगर खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी आपको लगातार अच्छे खासे डाउनफॉल या फिर आपको नुकसान देखने के लिए मिलेंगे। सातवां घर जो होता है ये आपके ऑल ओवर बैलेंस को दिखाता है। अपनी जन्म कुंडली में बैलेंस हर चीज़ में होता है, सिर्फ पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों में होता है। आपके पास जो फाइनेंस आता है वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस के लिए होता है। हो सकता है आपके पास पैसा आए लेकिन वो पैसा जिस स्पीड से आ रहा है उससे 2 गुनी स्पीड से निकल जाए, पैसा आप बचा ना पा रहे हो या आपका पैसा किसी ऐसी जगह खर्च हो जा रहा हो जहां पे आपका खुद का कोई कंट्रोल ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि 5th और 7th हाउस दोनों ही, यानी जिस हाउस से राहु 11वें हैं और जिस घर में वो बैठा है, दोनों के नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था 1 5 9 अगर राहु है तो आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। धर्म त्रिकोण के राहु को भगवान विष्णु से अच्छा कोई बैलेंस नहीं कर सकता। अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु है और मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा भाव है जिससे राहु 11वें हैं, तो आप इसे 3 घर आगे बढ़ेंगे। 1 2 3, यहां से राहु 11वें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। छठे भाव में राहु कारक होते हैं और ये वो भाव है जिससे राहु 11वें हैं। दोनों का पॉजिटिव रिजल्ट आपको जबरदस्त तरीके का मेहनती बना देगा। ऐसा राहु आपको गवर्नमेंट ऑफिसर बना देगा, प्राइवेट जॉब में बहुत ऊंचे तक ले जाएगा। ऐसा राहु आपको बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना देगा, एक अच्छा प्रोफेशनल बना देगा, चाहे वो किसी फील्ड में हो, बहुत अच्छा सर्जन बना देगा। लॉ फील्ड में अगर आप हैं तो आप ऐसे लॉ फील्ड से जुड़े हुए ऐसे इंसान होंगे जिसके से लोग मिलने के लिए परेशान होंगे। आपके पास सिर्फ एक फील्ड नहीं बल्कि कई फील्ड की नॉलेज होगी। ये वो इंसान होते हैं जिनको थोड़ी नॉलेज यहाँ की भी है, थोड़ी नॉलेज वहाँ की है। आप उनके सामने कोई भी टॉपिक उठा दीजिए, वो हर टॉपिक में बोलना शुरू कर देंगे और आपको ये एहसास होगा कि ये इंसान मल्टी टैलेंटेड है, यानी इसे लगभग हर फील्ड की नॉलेज है। अब यही छठे भाव का राहु नेगेटिव हो जाए या आपके लग्न में कारक ना हो या अपनी अच्छी राशि में ना हो, डिग्री वाइज नक्षत्र वाइज बहुत बेहद कमजोर हो जाए, एक साथ इसको कई पाप ग्रह देख लें, यहां से तो जाएंगे ही आप, यहां से भी चले जाएंगे और यहां से जब आप जाएंगे यहां से शुरू होता है लाइफ में अनएक्सपेक्टेड लॉस। आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, आप जनरली हम लोग जब कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आने वाली परेशानियों का एक कह सकते हैं एक पहले से एक प्लान होता है हमारे दिमाग में। प्लान तो नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे एक अंदेशा होता है। जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में ये होगा इस बिजनेस में मुझे यहाँ लॉस हो सकता है, यहाँ लॉस हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। जितनी चीजें आपने सोच रखी हैं ये तो नहीं होंगी, इससे कुछ और ही अलग हो जाएगा और बड़ा होगा जिससे आपको बहुत नुकसान हो जाए और आप ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि ये चीज़ तो मैंने सोची ही नहीं थी जो मेरे साथ हो गई। अचानक से बहुत लॉस हो जाना, अचानक से बिल्कुल अपने बॉर्डर लाइन पे आ जाना, ये 8th हाउस के इन्वॉल्वमेंट्स को दिखाता है। बेहद आपके पास नॉलेज है, आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उसके होने के बावजूद आपको अगर अचानक से लॉस हो रहा है, आप समझ जाइए कि 8th हाउस एक्टिव है। आपके जो इन लॉज हैं यानी ससुराल पक्ष के जो लोग होते हैं उनसे अगर आपकी अच्छी नहीं बनती, अचानक से उनसे आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं अचानक से, या कोई नुकसान उनकी वजह से आपको होता है, आप समझ जाइए कि ना तो आपका ये राहु कारक है और ना ही 8th हाउस आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है। 8th हाउस आपकी नॉलेज
या कह लीजिए कि ऐसी छुपी हुई नॉलेज को दिखाता है जो जनरली लोग नहीं जानते। अब यहाँ पर जब तक राहु अच्छा है तब तक आपको लोग मल्टी टैलेंटेड कहेंगे। जैसे ही ये बिगड़ेगा तो लोग आपको कहेंगे कि ये बोलता ज़्यादा है, मतलब कि इसको नॉलेज नहीं है, ये बोलता है लेकिन गलत बोलता है, या आपकी बातों को सुनना पसंद नहीं करेंगे। अब यही अगर 7th हाउस में राहु हो और कोई पूछे कि आपकी जन्म कुंडली का वो कौन सा भाव है जिससे राहु 12वें हैं, 11वें हैं, तो हम इससे 3 घर आगे बढ़ेंगे, 1 2 3, यहां से राहु 11वें है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 7वां भाव भी हमारे कहीं ना कहीं भाग्य को दिखाता है और 9वां भाव भी हमारे भाग्य को दिखाता है। 9वां भाव भाग्य से ज़्यादा धर्म को दिखाता है, या ये कह लीजिए कि धर्म त्रिकोण का ये त्रिकोण है, इसलिए धर्म को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है भाग्य के साथ साथ, लेकिन 7th हाउस भी आपके भाग्य को दिखाता है। मैंने से तमाम कुंडलियां देखी हैं जिनमें 9th हाउस कमजोर था लेकिन 7th हाउस जबरदस्त मजबूत था, केवल विवाह तक की देरी थी या साझेदारी का बिजनेस स्टार्ट करने की देरी थी। जैसे ही ऐसे इंसान ने अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग सही चीज़ का बिजनेस शुरू किया, उसने अचानक से ऊपर यानी आसमान की तरफ देखना शुरू किया और बढ़ना शुरू किया। यहाँ पर राहु अगर अच्छे हैं तो आपके 9th हाउस यानी जिससे राहु 11वें हैं हमेशा भाग्य की वृद्धि करेगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका भाग्य और मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा होगा। आप छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे उसको बहुत बड़े लेवल तक ले जाएंगे, छोटी सी कंपनी शुरू करेंगे उसको बहुत बड़े लेवल तक ले जाएंगे। आपके आसपास के लोगों को, आप चाहें या ना चाहें, आसपास के लोगों का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अपने परिवार में अपने फादर का आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और आप धार्मिक होंगे। जैसे ही ये राहु बिगड़ा हुआ होगा और यहाँ राहु के नेगेटिव रिजल्ट शुरू होंगे, सबसे पहली चीज जो आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेगी वो होगा दुर्भाग्य। दुर्भाग्य जिसको हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन मेरा जो दुर्भाग्य है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। कहते हैं अगर आपका भाग्य अच्छा है तो चाहे आप इतनी सी मेहनत करें उसका रिजल्ट आपको इतना मिलेगा, लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब है तो आप इतनी मेहनत करें रिजल्ट आपको इतना भी नहीं मिलेगा। यही चीज होती है जब राहु 7th हाउस में हो। ये आपके लाइफ पार्टनर से और लाइफ पार्टनर को दोनों से आपको परेशानी खड़ा कर देगा। आपके बिजनेस में आपको लॉस देने लगेगा। आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें भी कहीं ना कहीं ये नेगेटिव रिजल्ट डालेगा, या तो आप खरीद नहीं पाएंगे और हो सकता है आगे चलकर ऐसी कोई स्थिति आ जाए जिसमें आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़े या उसका सहारा लेना पड़े स्टेबल होने के लिए। आप देखेंगे कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो शायद आपको समझने वाला नहीं है और लगातार एक जो चीज़ आपको दिखाई देगी वो ये होगी कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग धर्म से थोड़ा अलग भी होने लगते हैं, उनके मन में डाउट आने लगता है भगवान को लेकर, धर्म को लेकर, और हो सकता है कि वो धार्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। अगर आपके राहु 7th हाउस में है जो कि काम त्रिकोण का भाव है, मैंने आपसे पहले कहा शिव जी की आराधना कीजिए और रुद्राभिषेक, भगवान शिव का रुद्राभिषेक या तो खुद कीजिए, मैंने उसकी एक विधि बताई भी थी अपने एक वीडियो में, या अगर आप चाहें तो किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। टाइम टाइम पे आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर किया कीजिए। जिनकी जन्म कुंडली के 8th हाउस में राहु हो और मैं पूछूं कि आपकी जन्म कुंडली का वो कौन सा भाव है जिससे राहु 11वें है, तो कैसे पता चलेगा? 1 2 3, 10वां वो भाव है जिससे राहु 11वें है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब 8th हाउस में राहु होता है ये अपने रिजल्ट लगातार देता है। 8th हाउस के राहु की चर्चा हम लोग एक वीडियो में और कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था ये 8th हाउस का राहु इंसान को या तो जादूगर बना देता है या रोड पे ले आता है। अब जब राहु 8th हाउस में है तो 10th हाउस ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। कभी आपने नोटिस किया कि जिन लोगों की जन्म कुंडली के 8th हाउस में राहु होते हैं हमेशा उनका कार्यक्षेत्र प्रभावित होता है। कार्यक्षेत्र या तो उनका फील्ड ऑफ आर्ट, माफ कीजिएगा, जो उनका फील्ड ऑफ वर्क है जहां पर भी वो काम करते हैं या तो वो चेंज हो जाएगा, जॉब है तो चेंज हो जाएगी, नहीं मिल रही है, अचानक प्रमोशन या अचानक डिमोशन या अचानक ट्रांसफर, ऐसी चीजें कई बार लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। कई बार वो अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं, करियर में स्टेबल नहीं हो पाते, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अपने आसपास की सोसाइटी में, अपने समाज में वो अपना नाम नहीं बना पाते। लोग हो सकता है उनको जानते ही ना हो, वो कितना मेहनती है ये लोगों को पता ही ना हो, उसकी सक्सेस उस तरह से उसको ना दिखाई दे जैसे वो चाहता है। और उसको और क्या चीज़ मिलेगी? उसको एक चीज़ फ्री में मिलेगी, लाइफ में अचानक आने वाली अनस्टेबिलिटी। वो सही से अपने रास्ते पे जा रहा है, काम कर रहा है, अचानक कोई ऐसी चीज़ सामने आई कि वो 360 टर्न हो गया या 90 डिग्री टर्न हो गया, उसकी लाइफ की कई चीज़ें बिल्कुल एकदम से बदल गई। जैसे मैंने आपसे बताया कि किसी की लाइफ में वो जॉब कर रहे हैं और अचानक से उनका ट्रांसफर किसी ऐसी जगह पे हो जाता है जहां पर उनको उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे यहाँ रहना होगा, और उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज हो जाती हैं। 8th हाउस का राहु अगर पॉजिटिव हो जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक चीज़ें खींच खींच कर आपके पास ले आएगा। और मैंने ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनके 8th हाउस में राहु था, पॉजिटिव था, और ऐसे लोगों ने मेहनत किया इतना, लोगों ने जाना इतना, फेम मिला इतना, पैसा मिला अच्छा खासा, मतलब उनको हर वो चीज़ जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको जस्ट 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना फॉर्म में मिल रहा है। वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रही हैं। 8th हाउस का राहु मिस्टीरियस वेज के लिए जाना जाता है, ये घर ही मिस्टीरियस घर है और ये पूरी तरह इफेक्ट कर रहा है 10th हाउस को, क्योंकि 10th हाउस से ये 11वें हैं। या तो ये आपके करियर में, आपकी लाइफ में ग्रोथ लाता रहेगा, यानी आपको ऊपर एक एक स्टेप ऊपर पहुंचाएगा और अचानक से कभी कभी आप लंबी छलांग भी मारेंगे, और या तो फिर ये आपकी अपनी लाइफ में सांप सीढ़ी का खेल खिलाएगा
कि आप मेहनत करते करते यहाँ पहुंचे, अचानक से नीचे आ गए, फिर आप मेहनत करते करते यहाँ पहुंचे, अचानक से नीचे आ गए। 8th हाउस का राहु अगर खराब है आपका, तो मैंने पर्सनली ये बात गौर की है, हालांकि ये मोक्ष त्रिकोण का भाव है, लेकिन फिर भी हनुमान जी की आराधना, और उसमें भी पंचमुखी हनुमान जी की आराधना, जो कि आपको किसी गुरु की देखरेख में करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रिजल्ट करती है। पंचमुखी हनुमान जी की आराधना से 8th हाउस का राहु न सिर्फ कंट्रोल होता है, बल्कि बढ़िया रिजल्ट करने लगता है, चाहे भले ही वो अपनी नीच राशि में बैठा हो, फिर भी यहाँ पे उसको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। भाग्य भाव में राहु वैसे ही अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर किसी की कुंडली के 9th हाउस में राहु है और मैं पूछूं कि वो कौन सा भाव है जिससे राहु 11वें है, 1 2 3, 11वां घर ही वो घर है जिससे राहु 11वें है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दोनों ही भाग्य, धर्म, इनकम, वृद्धि, संपन्नता, समृद्धि, इनके लिए जाना जाता है। 9th हाउस में बैठेगा, 11th हाउस से 11वें है, दोनों अगर पॉजिटिव रिजल्ट करेंगे, लाइफ के इनिशिएटिव मतलब बहुत कम उम्र में फेमस भी हो जाएगा, ऐसा इंसान फेमस भी हो जाएगा, सफल भी हो जाएगा, अच्छी खासी सफलता को प्राप्त करेगा, पैसा भी कमा लेगा। ऐसे लोगों के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, मल्टीपल गाड़ियां होती हैं। कई बार तो ये भी बोला गया कि एक उम्र के बाद ऐसे लोगों के पास अपना विदेश में घर भी होता है, यानी वो अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो जाते हैं कि उनका एक से ज़्यादा जगह घर होता है, मतलब डिस्टेंस वाइज, इसीलिए कहा गया। अब क्योंकि क्लासिकल बुक्स में विदेश का मतलब कभी कभी ऐसा भी होता था कि आप एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाएं, वो भी विदेश ही कहा जाता था। लेकिन पर्सनली मैं अगर आपको बताऊं कि 9th हाउस का राहु अगर अच्छा है और आपका 11th हाउस बैलेंस है, तो ऐसे इंसान के पास कई बार फॉरेन में प्रॉपर्टी होती है। वो बात अलग है कि अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका मल्टीपल आना जाना होगा, लेकिन ऐसा देखने के लिए मिलता है। अब अगर 11th हाउस से राहु, क्योंकि 11th हाउस से राहु 11वें हैं, आपके इनकम के रास्तों को ये बढ़ाएगा। आपके पास इनकम के एक साधन से दो बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे और 4 से 8 बनेंगे। लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, समाज में आपका अच्छा खासा नाम होगा। हर चीज जिसके लिए आप कोशिश करेंगे, आपकी किस्मत, आपके एफर्ट आपको उस लेवल पे पहुंचा देंगे, यानी अच्छी खासी सफलता दिला देंगे। आप थोड़ा नेगेटिव आ जाइए। मान लीजिए आपके लग्न में कारक नहीं है, मान लीजिए कि भाग्य भाव में बैठ के पीड़ित हो रहा है, मान लीजिए कि आपके लग्नेश ऐसे हैं जो राहु को सपोर्ट नहीं करते, और मान लीजिए कि राहु किसी बुरे नक्षत्रों में है, फंसा हुआ है, या ये भी पाप प्रभाव में पीड़ित है, और 11th हाउस नेगेटिव हो जाएगा, तब क्या होगा? ये आपको अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करवाएगा कि जो चीज़ आपने कभी सोची नहीं होगी, हो सकता है अपने करियर को स्टेबल करने के लिए आपको उस लेवल तक मेहनत करनी पड़े। मैं सही बता रहा हूँ आपको। 9th हाउस में जब राहु बिगड़ता है ना, तो ये इंसान को बस रोने की कसर रह जाती है। वो अपनी लाइफ में बस किसी से रोता नहीं है, बाकी वो उसकी हर दशा बन जाती है, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट उसको मिलता नहीं है। जहां वो मेहनत कर रहा है वहां से उसको रिजल्ट मिलता नहीं है। अच्छा करने जाता है, लोग बुरा समझते हैं। जिस लायक वो है उतनी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। कितनी ही मेहनत कर ले, उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। जितनी वो कोशिश करता है इनकम की, यानी पैसों को कमाने की, उतनी ही दूर वो चला जाता है अपने लाइफ में सक्सेस से, यानी सफलता से वो उतनी दूर आ जाता है जितना वो उसके करीब जाना चाहता है। धर्म त्रिकोण में अगर राहु बैठा है, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये राहु के नेगेटिव रिजल्ट कम होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट बढ़ेंगे, और 11th हाउस से ये बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि वृद्धि जब होती है ना, वो पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी है, नेगेटिव हो रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। 10th हाउस में जब राहु बैठता है तो आपने सुना होगा बहुत अच्छा होता है, राजनीति में मंत्री बना देता है, विधायक बना देता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात आपसे कही थी। कोई जरूरी नहीं है कि 10th हाउस में राहु बैठा हो तो ये आपको बहुत अच्छा ही देगा। खैर, 10th हाउस में जब राहु होगा तो हम पूछें कि वो कौन सा भाव होगा जिससे राहु 11वें है, तो 1 2 3 ये वो भाव है जिससे राहु 11वें है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10th हाउस में पॉजिटिव होगा, इस भाव को बैलेंस कर देगा। ऐसा इंसान सच में सोसाइटी में, समाज में प्रतिष्ठित होगा। हो सकता है उसका जन्म किसी ऐसे परिवार में हुआ हो जहां पर रोटी कमाने के लिए भी लोगों को मेहनत करना पड़ता हो, मतलब इतने लो लेवल में उसका जन्म हुआ हो ऐसे परिवार में जहां पर दाने दाने के लिए आदमी मोहताज हो, लेकिन अपनी लाइफ में वो इतने बड़े लेवल पे पहुंचेगा जहां पर उसकी 3 पीढ़ियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा इंसान इतना सक्सेसफुल हो सकता है। और ये बात मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर डालें तो आपको कुछ ऐसे लोग जरूर दिखाई देंगे जिन लोगों ने अपनी लाइफ की शुरुआत बहुत निचले स्तर पे की, लेकिन अपनी लाइफ में वो इतना सक्सेसफुल हुए कि दूसरों के लिए वो आइडियल हो गए कि देखो वो कहां से शुरू किया था और कहां तक पहुंचा। 10th हाउस में जब राहु होता है, इससे बैलेंस होगा। आपके जो खर्चे हैं ना, वो आपके कंट्रोल में होंगे। बाहर लोग आपको जानेंगे, आपके नाम से आपके घर वालों को जाना जाएगा। राजनीति हो, प्रशासनिक सेवाएं हो, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, खुद का बिजनेस हो। हाँ, बिजनेस के मामले में मैं हमेशा कहता हूं कि बिजनेस के लिए राहु को मत देखिए, ये देखिए कि आपको किस चीज का बिजनेस करना है, उसके लिए वो कौन से ग्रह हैं जो आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव हैं। लेकिन जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो वो होगा आपका वर्क फील्ड, और जब बात वर्क फील्ड की आएगी तो यही 10th हाउस उसको कंट्रोल करेगा जहां पर राहु बैठा हुआ है। ये आपको आपकी वर्क फील्ड में जमीन से आसमान तक पहुंचाने की क्षमता रखता है।
पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो दोनों को बैलेंस करके चलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा, समाज में आप प्रतिष्ठित भी होंगे, आपके पास मान सम्मान होगा, लोग आपको जानेंगे पॉजिटिव वे में, खर्चे आपके नियंत्रण में होंगे, कोर्ट कचहरी कानून कोर्ट केसेस वगैरह अगर ऐसी किसी भी उलझन में आप फंसते भी हैं ना, आप तुरंत उससे बाहर आ जाएंगे। इवन लोग आपकी मदद से ऐसी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे, आप उनको उनकी परेशानियों से बाहर निकालने वाले लोगों में से होंगे। अब यहीं पर ये राहु नेगेटिव हो जाए तो ये तुरंत इस भाव को भी नेगेटिव कर देगा, और यहाँ पर अब आपके जो खर्चे हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, बल्कि आप अपने खर्चों के कंट्रोल में होंगे। आपको समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी, चाहे आप कितना ही अच्छा करें, लोग आपको उस नज़रिए से नहीं देखेंगे या आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो आपको मिलनी चाहिए। जब कभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की कोशिश करेंगे, राजनीति में जाने की कोशिश करेंगे या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करेंगे, जब भी आप सोचेंगे आप कोई वर्क फील्ड चुन लें, तो आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करिएगा, वहाँ पर कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपको हमेशा ही पीछे खींचने की कोशिश करेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो हो सकता है आपके आसपास के ऐसे पदाधिकारी हों जो आपको पसंद ना करते हों और कोशिश करते हो कि ये पीछे चला जाए, यानी इसका नुकसान हो जाए। अगर आप राजनीति में जाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपके आसपास के लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे इससे काम बस करवा लो, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश करे तो पांव पकड़ के पीछे खींच लो। अब एक ऐसा इंसान जो एफर्ट डाल रहा है लेकिन वर्क फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, 12th हाउस यानी उसके खर्चे उसके नियंत्रण में नहीं है, तो दोनों जगह से अगर वो कमजोर हो जाएगा तो कैसे सक्सेस होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा 10th हाउस में अगर राहु है तो ये जो 10th हाउस है ये अर्थ त्रिकोण का भाव है। अपनी जन्म कुंडली में शुक्र बुध और शनि को देखिए, तीनों के नेचुरल रेमेडीज करना शुरू कर दीजिए, ये राहु आपको बढ़िया रिजल्ट करेगा। साथ ही साथ 10th हाउस में एक ऐसा ग्रह होता है जो दिशा बली होता है, एक्चुअली दो ग्रह होते हैं दिशा बली होते हैं, जो एक होते हैं सूर्य और एक होते हैं मंगल। उसमें से भी अपनी कुंडली में सूर्य को देखिए, चाहे कारक हो या ना हो, सूर्य के उपाय करना शुरू कर देंगे, ये राहु ऑटोमेटिक आपको डाउनवर्ड्स में दिखाई देने लगेगा। पॉजिटिव रिजल्ट तो ये सूर्य की आराधना से नहीं देगा, सूर्य की आराधना से आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे वो सूर्य ही देंगे, लेकिन जब आप सूर्य की आराधना करेंगे तो इसके नेगेटिव रिजल्ट कम होने लगेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट कहां से बढ़ेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था, बुध शुक्र और शनि, इन तीनों को देखिए, नेचुरली इनकी रेमेडीज करिए, ऐसा राहु आपको बढ़िया रिजल्ट करेगा। 11th हाउस में अगर राहु है तो मैं पूछूं कौन सा ऐसा भाव है जिससे राहु 11वें है। 1 2 3 लग्न, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें घर में राहु होता है तो पंडित जी कुंडली देकर बताते हैं आपके पास बहुत पैसा होगा, अपार संपत्ति होगी, इतना पैसा होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, 3 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। मेरे पास कुंडलियां आती हैं, 11वें भाव में राहु बैठा होता है, इंसान जब परेशान होता है कहता है सर मतलब मैं पर्सनल सेविंग नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरी कुंडली इन्होंने देखी थी ऐसा बोला था, उन्होंने देखी थी वैसा बोला था। जब देखने में पता चलता है कि राहु नेगेटिव बैठा है, दो जगहों को नेगेटिव कर रहा है, वो इसे भी आपको भी कहीं ना कहीं वो अकर्मण्य बना रहा है, सही जगह पर नहीं पहुंचने दे रहा, और आपकी इनकम को भी ब्लॉक किए बैठा है। कहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे बिना रेमेडीज किए। अब लोगों को लगता है सिर्फ ग्रह नक्षत्र कर दें, हमें कुछ ना करना पड़े, तो ये भी गलत है। पॉजिटिव होगा तो कहने की जरूरत नहीं है, आप लग्न को ना भी देखें, जिस भाव से 11वें हैं उसे ना भी देखें, क्योंकि ये खुद आप हैं, लग्न का मतलब है आप, और ये है आपकी वृद्धि, हर जगह से आपको ये वृद्धि दे देगा। आप जॉब करिए, जॉब में सक्सेस दे देगा, बिजनेस करिए, बिजनेस में सक्सेस दे देगा, आपके लाइफ पार्टनर आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, प्रॉपर्टी भी होगी आपके पास, और दोनों फॉर्म में प्रॉपर्टी होगी, लिक्विड फॉर्म में भी सॉलिड फॉर्म में भी, यानी आपके पास प्रॉपर्टी भी होगी, गोल्ड वगैरह में भी आपने इन्वेस्ट किया होगा, आपके इन्वेस्टमेंट इस तरह के होंगे जो आपको हाई रिटर्न देंगे, आपके पास खुद का घर होगा, बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि आपके पास घर बहुत बड़े साइज का ना हो, बड़ा घर ना हो, लेकिन जो भी घर होगा वो इतना अच्छा होगा, इतना आलीशान होगा, जो देखकर पता चलता है कि हाँ कोई एलीट क्लास फैमिली यहाँ पर रह रही है। आपके पास हर वो चीज़ होगी जो चीज़ आप सोचते हैं भौतिक सुख के लिए चाहिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, वो ये सारी चीज़ें राहु आपको दे देगा। आप देखेंगे कि कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा टर्न आएगा जिससे आप हर, मान लीजिए आप महीने का 10 रुपये कमा रहे हैं और आपकी लाइफ अचानक ऐसे ट्रांसफॉर्म होगी कि आप महीने का 1000 रुपये कमाने लगेंगे। सोचिए बीच का डिफरेंस क्या है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये राहु अच्छा हो और आपका लग्न जो है ये इसके लिए बैलेंस हो, यानी सपोर्टिव हो, क्योंकि अगर ये दोनों नेगेटिव हुए तो ये यहाँ से इनकम ब्लॉक करेगा और यहाँ से आपको कहीं भी ठीक जगह नहीं पहुंचने देगा, हर जगह कंफ्यूज कर देगा। जब कोई निर्णय लेने की बारी आएगी आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, जिस जगह कोशिश करेंगे वो गलत जगह होगी, वहां से आपको नुकसान हो जाएगा। होंगे आप कुछ और, लोग आपको कुछ और समझेंगे, जिनका आप भला करेंगे वो लोग आपका सपोर्ट करेंगे नहीं। कई बार ऐसे लोग अपना नुकसान करके दूसरों का फायदा कर देते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तब उनको पता चलता है कि एक्चुअली जिनको वो बहुत अपना मान रहे थे वो लोग भी उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं। लग्न से 11वें जब राहु है यानी कि आपकी वृद्धि ही नहीं हो रही, सीधी सिंपल बात है कि आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, आपकी ग्रोथ को रोक लिया गया है। अब ये ग्रोथ आपकी लाइफ में किसी भी फील्ड में हो सकती है, स्टूडेंट हैं तो हो सकता है जॉब ना लग रही हो, बिजनेसमैन है तो हो सकता है बिजनेस ना चल रहा हो, ठप हो जा रहा हो, बिजनेस चेंज कर रहे हो तो भी आपको रिजल्ट ना मिल रहे हो, प्राइवेट जॉब में हो तो हो सकता है प्रमोशन ना मिल रहा हो, कैश फॉर्म में आपके पास पैसा ना हो, प्रॉपर्टी आप बना नहीं पा रहे हो, अगर आपके पास है वो भी हो सकता है खतरे में हो, या उसमें भी कुछ इश्यूज आपको देखने के लिए मिले, वगैरह वगैरह। अगर आपके 11वें भाव में राहु है जो कि काम त्रिकोण का भाव है, जैसे मैंने आपसे कहा,
आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। एक चीज़ ये है कि ये प्रॉपर घर शनिदेव का है, इसलिए कुछ ऐसे भाव हैं जहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको प्रॉपर शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र हैं, अगर आप उसे सीख सकते हैं इंटरनेट से, यूट्यूब से, तो उसे सीख कर शनिवार के शनिवार किसी शनि मंदिर में जाकर आपको उन्हें सुनाना चाहिए। हर मंगलवार और शनिवार आपको हनुमान चालीसा, और या आप चाहें तो सुंदरकांड का पाठ आप करेंगे तो यहाँ का राहु अनब्लॉक हो जाता है और ये फिर आपको अपने अच्छे रिजल्ट देने लगता है। 12th हाउस में अगर राहु है, ऑलरेडी ये ऐसा भाव है जहाँ पर राहु को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मैं कहूँ कि वो कौन सा भाव है जहाँ से राहु 12वें है? 1 2 3 दूसरा घर। अब यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक तो 12वें घर में राहु है। बाय एनी चांस, वैसे चांस बहुत कम है, लेकिन बाय एनी चांस अगर ये राहु पॉजिटिव भी है तो ये आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकता है? सबसे पहले सेकंड हाउस को एक्टिव कर देगा जहां से 11वें है, यानी आपके पास पैसे का फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। ये बात सच है कि आपके खर्च और आपके इनकम ये दोनों बेहद फ्लो में होंगे। जितना कमा रहे होंगे उतना खर्च करेंगे, लेकिन फिर भी आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। अगर जितना आप कमा रहे हैं उससे थोड़ा कम आप खर्च करेंगे तो कोई कुछ ना कुछ सेविंग्स आपके पास होंगी। दिक्कत तब है जब ये दोनों बिगड़ जाएंगे तो आपके पास जितना आ रहा है उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, यहाँ से दिक्कत शुरू होती है। खैर, अगर ये राहु ठीक है तो इस भाव को बैलेंस कर देगा, आपको पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, आपके घर वाले आपकी ग्रोथ में सहायक सिद्ध होंगे। आपके घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो आपके आगे बढ़ने में हमेशा आपकी मदद करेगा। आपके पास प्रॉपर्टी होगी लिक्विड फॉर्म में, और उसको आप ही बदल लेंगे सॉलिड फॉर्म में। यानी आपके पास जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, वो होगा 1 रुपये, लेकिन उस 1 रुपये को 100 रुपये आप खुद बना लेंगे। आपकी वाणी इस तरह की होगी कि आप अच्छे अच्छे लोगों से डील कर लें। अब वहीं अगर ये भाव और ये भाव नेगेटिव हो जाएं तो सबसे पहले जैसे मैंने आपसे बताया था, ये कोर्ट कचहरी, आपका जो हम शयन करते हैं, सोते हैं, इवन कई बार जो हम सपने देखते हैं वो भी यहीं से दिखाई देते हैं। सोचिए, बंद आंखों से सपनों की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन खुली आंखों से जो हम सपने देखते हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए हम एफर्ट डालते हैं। क्या हो अगर वो सपने ही गलत हो जाएं? यानी कि आप कभी कभी होता है ना, हम कहते हैं यार मुझे पता क्यों नहीं चला, मैं गलत चीज़ के पीछे एफर्ट डालता रहा, मैं गलत इंसान के पीछे भागता रहा, या मैं गलत चीज़ पाने के लिए कोशिश करता रहा, क्योंकि जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती, हमें नुकसान हो जाता है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमें रुक जाना चाहिए था। 12th हाउस आपके नुकसान को भी दिखाता है। तो मैंने जैसा आपसे कहा, इनकम कम खर्च ज़्यादा, ये आपके लिए नुकसान है। आप कमा रहे हैं लेकिन लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए नुकसान है। आप हमेशा एफर्ट डालते हैं, मेहनती हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है, ये नुकसान है। आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे, ये आपके लिए नुकसान है। आपको प्रॉपर्टी या घर से सपोर्ट नहीं है, ये आपके लिए नुकसान है। आप अच्छा बोलते हैं लोगों से, कोशिश आप यही करते हैं किसी को बुरा ना लगे, लेकिन बातों को अन्यथा या अलग तरीके से लेकर लोग नाराज हो जाते हैं, ये नुकसान है। अब अगर 12th हाउस में राहु है, यानी आपके मोक्ष त्रिकोण में राहु है, तो अपनी कुंडली में गुरु को देखिए। मोस्ट ऑफ द केस में अगर राहु 12वें है, जो मैं बताता हूं लोगों को, मुझे ऐसा लगता है अगर 12वें में राहु है, सबसे पहले ये देखिए 12वें भाव में राशि कौन सी बनी है, उस राशि के स्वामी कहाँ है। दूसरा, तुरंत ये चेक करिए कि कहीं से राहु और गुरु का संबंध बन पा रहा है या नहीं। आपकी जन्म कुंडली में जितने पॉजिटिव प्लैनेट राहु को देख रहे हो या राहु के साथ हो, उनको ताकत देना शुरू कर दीजिए, उनको पावर देना शुरू कर दीजिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये राहु जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो कुल मिला के इस वीडियो में मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी राहु बैठा होगा, वो राहु जिस भाव से 11वें होगा, क्योंकि 11वां भाव वृद्धि का होता है, या तो आपको पूरी लाइफ उसमें असेंडिंग ऑर्डर में, यानी आपको चीजें मिलती हुई दिखाई देंगी, या चीजें बिल्कुल ब्लॉक दिखाई देंगी। अगर चीजें आपको लगातार मिल रही हैं, बढ़ रही हैं, तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर चीजें रुकी हुई हैं या आपको नुकसान हो रहा है, तो फिर ऐसे राहु को या उस भाव को बैलेंस कर लीजिए, ताकि आपको जो सफलता, जिस सक्सेस के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, वो सक्सेस आपको मिल पाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पहली बात तो समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में राहु है और किस भाव से वो 11वें हैं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि राहु किस राशि में बैठा हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।